जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कल के प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई चेक जारी कर दिया जाता है आज की डेट में तो वह कितने दिनों तक वैलिड होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह चेक 90 दिनों तक यानी कि 3 माह तक वैलिड होता है। शिमला समझौता 1972 का, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय हमारे भारत की पीएम इंदिरा गांधी जी और इसके अलावा राष्ट्रपति जो थे पाकिस्तान के जुल्फिकर अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। कहाँ पर हुआ था? तो शिमला का जो राजभवन है, जिसे हम लोग बर्नेस गार्डन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यह समझौता हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बर्नेस गार्डन में यह समझौता हुआ था। सचिन तेंदुलकर ने किस मैदान पर 1989 में पहला मैच खेला था? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा डेब्यू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और ये मैच इन्होंने खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध। और स्टेडियम कौन सा था, यानी कि स्थान कौन सा था? तो स्थान था आपका कराची। कराची में मैच खेला था सचिन तेंदुलकर ने और यह सचिन तेंदुलकर के साथ साथ पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वकार यूनिस का भी पहला टेस्ट मैच था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये रॉक गार्डन नेकचंद के द्वारा ही निर्मित किया गया था और ये आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में। किस वर्ष के ओलंपिक में पहली बार महिलाओं का प्रवेश हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर कई सारे लोगों ने गलत दिया था। ओलंपिक के ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आप ओलंपिक केवी गुरुजी करके सर्च करेंगे तो वह डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में, लेकिन जो इसका पहला संस्करण हुआ था उसमें केवल पुरुषों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम लोग बात करते हैं महिलाओं के प्रवेश की, तो महिलाओं को प्रवेश मिला था 1900 के ओलंपिक गेम्स में। और ये गेम्स हुए कहाँ पर थे? तो पहला वाला आपका ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था और 1900 वाला आपका हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अब आज के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो रेबीज के बारे में आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। तो रेबीज का प्रभाव क्या होता है और इसके बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि रेबीज अगर पहुंच गया वायरस तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से उसे बचाया जा सकता है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। रेबीज के बारे में आपको पता होगा कि यह जानवरों के काटने से फैलने वाली एक बीमारी है और मुख्य रूप से इसमें योगदान होता है कुत्ते का। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है रेबीज से। वैसे भी हमारे देश के लोगों की आदत ही है कि चलते चलते कुत्ते को कहीं पत्थर मार देते हैं, कहीं पे डंडा मार देते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है दुनिया में, उनमें से 36% हमारे देश भारत में होती है। और थीम आपको ध्यान रखनी है, तो इस बार की थीम है इंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। ये इस बार की थीम है और यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके तहत 2030 तक इसके भी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक के लिए किसकी अध्यक्षता में निदेशक समिति का गठन किया है? तो इसकी अध्यक्ष होंगी मीता माखन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये मामला है क्या? देखिए, जो लक्ष्मी विलास बैंक था उसमें पिछले साल से ही कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए लक्ष्मी विलास बैंक के जो भी दैनिक मामले हैं, यानी कि ऐसे मामले जिनको संचालित एमडी और सीईओ के द्वारा किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर आरबीआई ने 3 सदस्यीय कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया है। अब ये जो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स होगी, इन्हीं के द्वारा बैंक के एमडी और सीईओ के कार्य किए जाएंगे। तो इनमें मीता माखन है, शक्ति सिन्हा है और सतीश कुमार कालरा हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक का संचालन किया जाएगा। लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा चेन्नई में। और मामला यहाँ पर यह भी हो गया था कि नए एमडी की जो नियुक्ति की जानी थी उसमें जो भी बैंक के शेयरधारक थे
उन्होंने नियुक्ति को अभी अस्वीकार कर दिया था, यानी कि पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और इसी कारण आरबीआई के द्वारा यहाँ पर गठन किया गया है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in पर मिल जाएगी। वहाँ पर आप दिन में 12 से 1 बजे के बाद में विजिट करके जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम ऐप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, वहाँ पर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैं टेलीग्राम पर डेली आपसे क्विज भी पूछता हूं, तो उन क्विज को भी आपको अटेम्प्ट करना है। हालांकि आप लोगों की तैयारी काफ़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि डेली क्विज को आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करें। और बाकी मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर से जो करंट अफेयर का पैटर्न होगा वह थोड़ा सा चेंज होगा। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर नहीं मिलेंगे, अब आपको सब्जेक्टिव टाइप के करंट अफेयर मिलेंगे, जिससे कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। और यह उन लोगों के नाम जिन्होंने कल क्विज दिया था और शीर्ष स्कोरर रहे, तो अंकुश कुमार, देवराज मीना, योगेश चंदेल, राजकुमार आनंद, विकास कुमार, प्रवीण कुमार, वैशाली जदौन, शुभ, गौतम आदित्य और रहे थे अवधेश यादव। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी द्वारा किस देश को बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की गई है? तो ये दी गई है श्रीलंका को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल श्रीलंका के जो नए पीएम बने हैं जिनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, तो नए पीएम बनने के बाद में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में इनकी पहली आभासी द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि यह एक वर्चुअल बायलैटरल समिट थी जिसका आयोजन किया गया। और इसी दौरान दोनों देशों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देने का और इसके अलावा आतंकवाद और ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर भी सहयोग को लेकर के सहमति बनी है। और इसी दौरान पीएम के द्वारा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की ग्रांट देने की भी घोषणा की गई है। राजधानी की बात करते हैं तो मुख्य राजधानी यहाँ की है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, लेकिन श्रीलंका की एक वाणिज्यिक राजधानी भी है जो कि आपको मिल जाएगी कोलंबो में। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। मुद्रा यहाँ का है रुपया। आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के 8 ऐसे देश हैं जहां की मुद्रा है रुपया, लेकिन इनमें से आपको एक देश ऐसा मिलेगा श्रीलंका जिसकी जो मुद्रा है वह तो रुपया है ही, लेकिन जो इसकी सबसे छोटी इकाई है वह आपकी पैसा नहीं है, इनकी सबसे छोटी इकाई है सेंट। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है कृष्णा सक्सेना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और कृष्णा सक्सेना के बारे में यूपी वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 1955 में लखनऊ से पीएचडी करने वाली ये पहली महिला रही हैं, तो इसीलिए इनका नाम थोड़ा सा यूपी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनकी पुस्तक है ए बुके ऑफ फ्लावर्स, जिसको लिखा गया है कृष्णा सक्सेना के द्वारा और हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका विमोचन अभी दिल्ली में किया गया है। बाकी अगर हम लोग निहारिका की बात करते हैं, निहारिका यादव की, तो इनके द्वारा विशेष एक कोड टू विन नामक पुस्तक लिखी गई। रोमिला थापर ने भी वाइज ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक लिखी है और गौरी खान ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी ये आपकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेट अस ड्रीम, इसे लिखा है पोप फ्रांसिस ने। द आर्ट ऑफ हर डील, जो कि मेलानिया ट्रंप के जीवन पर है, इसे लिखा है मैरी जॉर्डन ने। ए प्रॉमिस्ड लैंड, इसे लिखा है बराक ओबामा ने, यानी कि यह इनकी एक स्मृति है। और सियासत में सदस्यता, इसको लिखा है बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार जी ने। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस समय से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आरबीआई के द्वारा कि सभी बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर देंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब आरबीआई ने इसको लागू करने की डेट की भी घोषणा कर दी है। अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, आइए इसको हम लोग जान लेते हैं। आप पहले ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव पे सिस्टम जो है इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। आरबीआई ने
यहाँ पर एक दिशा निर्देश जारी किया है भारत के सभी बैंकों के लिए, और इस निर्देश में उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए से अधिक का चेक इशू करता है तो उस चेक के भुगतान के पहले बैंक को यहाँ पर चेक का ई कंफर्मेशन करना होगा, ऐसा कहा है आरबीआई ने। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने यह भी कहा है कि ये पूरी तरीके से ग्राहक के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वह पॉजिटिव पे सिस्टम को अपने अकाउंट पर लागू करवाना चाहता है या फिर नहीं। यानी कि अगर आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं कि पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो तभी आपके अकाउंट पर ये लागू होगा, तो ये अपने दिशा निर्देश में कहा है आरबीआई ने। लेकिन आरबीआई ने साथ साथ एक सख्ती यहाँ पर दे दी है बैंकों की। आरबीआई ने बैंक से ये कहा है कि अगर आप चाहें तो 5 लाख रुपए या फिर उससे ऊपर के जो चेक होंगे उनके भुगतान के लिए यहाँ पर पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य बना सकते हैं। यानी कि 50,000 रुपए से ऊपर के भुगतान के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा, यह ग्राहक के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर 5 लाख रुपए या उससे ऊपर का पेमेंट है तो उसके लिए अनिवार्यता लागू की जा सकती है उस पार्टिकुलर बैंक के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। किस बैंक ने भारत के पहले वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये मामला है क्या, आइए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपने फसलों को उपजाया, उसके बाद में फसल उपजाने के बाद में आपने इसको किसी वेयर हाउस में रख दिया। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। तो आपकी जो फसल है उसके आधार पर आप बैंक में जाकर के ऋण ले सकते हैं अपनी उस पार्टिकुलर फसल पर। तो अब एचडीएफसी बैंक के द्वारा जिनके द्वारा भी इस प्रकार से अपनी फसल के ऊपर लोन लिया गया है उनके लिए वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया गया है, और इस ऐप के माध्यम से अब उनको सारी सेवाएं बिना ब्रांच में विजिट किए मिल पाएंगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इस समय एमडी और सीईओ है आदित्य पुरी, लेकिन अगले माह से इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। स्लोगन इसका क्या है? तो इसका स्लोगन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है कि भारत का यह सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही यहां पर किसान सौर्य गोल्ड क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपके ट्राई कलर में है, हमारे तिरंगे के कलर में लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और आपको यह ध्यान रखना है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। जैसे हमारा सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से एचडीएफसी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। सितंबर 2020 में सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है 28 सितंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा 2015 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, और इस बार की थीम है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट और ब्रिंगिंग होप। तो जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारी सूचनाएं हों उनकी पहुंच सभी तक होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जिनके पास संसाधन है उनके पास सूचनाएं पहुंच रही हैं, अच्छी सूचनाएं, और जिनके पास संसाधनों की कमी है उनके पास सूचनाएं ना पहुंचे। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बाकी यूनेस्को की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है पेरिस में। अध्यक्ष इसके हैं आद्रे एजोले। सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल आपको इटली और चीन में मिलेंगे। भारत में इनकी संख्या है 38, और भारत का सबसे नवीनतम यूनेस्को का स्थल है जयपुर शहर। सितंबर 2020 में रूसी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग का खिताब किसने जीता है? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है, लुइस हैमिल्टन। नहीं, लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है अब की बार जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब वाल्टेरी बोटास के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि ये फिनलैंड देश के खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज गाड़ी ये चलाते हैं। अब आपको मैं बता दूं, बहुत सारे फार्मूला 1 रेस आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि ये ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने था। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है
कि कौन सा खिलाड़ी किस देश का है और कौन सी गाड़ी का वो ड्राइवर है। जैसे कि वाल्टेरी बोटास के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इसी प्रकार से लुइस हैमिल्टन जो कि बहुत ही चैंपियन खिलाड़ी हैं, ये आपके ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और बाकी आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टैपेन जिन्होंने 17वां एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स जीता था, ये आपके रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये हैं नीदरलैंड के। तो कुछ 4-5 प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, कितना आपको कवर करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं तो फिर आप इसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। दरअसल मैं कम से कम कोशिश कर रहा हूं कि एनटीपीसी के 20 से 30 प्रश्नों को देख लूं, 30 सेट को देख लूं, उसके बाद में ही आपको बताऊं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आरआरबी एनटीपीसी के लिए किस प्रकार से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। हालांकि यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने धड़ाधड़ इसकी क्लासेस चालू कर दी हैं, जबकि आप पाएंगे कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल ही इररिलेवेंट हैं। और एक जरूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके साथ साथ इसकी भी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ में अपनी तैयारी को आपको करना है। अगर आपने यहाँ पर इन चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया तो फिर आपसे सफलता काफ़ी दूर रह सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है अमिताभ बच्चन जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी हमारे ग्राहक होते हैं, यानी कि जो भी बैंकिंग सिस्टम का यूज करते हैं, उनके द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाया जाए, इसके लिए उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है और उस अभियान का चेहरा बनाया गया है अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी से आपको ये ध्यान रखना है कि एलेक्सा जो कि अमेजन का है, इसको अपनी आवाज़ देंगे और आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के ये ब्रांड एम्बेसडर भी इसी वर्ष बने हैं। बाकी आयुष्मान खुराना के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम मैगजीन में जिन 5 प्रभावशाली भारतीयों को शामिल किया गया था, उनमें से एक आयुष्मान खुराना। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा जो आपकी अर्बन क्रूजर है टोयोटा की, इन्होंने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आमिर खान के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि सीएट टायर ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आरबीआई के बारे में यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं। चलिए आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। आरबीआई में वर्तमान में कुल मिलाकर के 3 ही उप गवर्नर हैं। तो ये 3 कौन कौन से हैं, इनका नाम आपको बताना है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, एमडी पात्रा है, यानी कि माइकल देवव्रत पात्रा। बाकी 2 अन्य कौन हैं, उनका नाम आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। किस टीम ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े स्कोर का पीछा करके जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है राजस्थान रॉयल्स ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो काफ़ी शानदार मैच था और राहुल तेवतिया, इनका नाम आप कैसे भूल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं राहुल तेवतिया को, जिन्होंने लास्ट 3 ओवरों में अपनी बल्लेबाजी से पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि ये आईपीएल का 13वां संस्करण चल रहा है, जिसमें राजस्थान रॉयल और किंग्स 11 पंजाब के बीच में एक मैच खेला गया। और इस मैच में किंग्स 11 पंजाब ने 224 रन बनाए थे 20 ओवर में। और एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल की टीम ये मैच हार जाएगी और राहुल तेवतिया, जिन्होंने इससे पहले काफ़ी खराब बल्लेबाजी की थी, शेल्डन कॉल्ट्रेल के 1 ओवर में 6 गेंदों पर 5 छक्के लगा करके पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। और इस प्रकार से किंग्स 11 पंजाब के विरुद्ध राजस्थान रॉयल ने आईपीएल के पूरे इतिहास के सबसे बड़े रन को चेज किया है। इससे पहले 2008 में राजस्थान रॉयल के द्वारा ही डेक्कन चार्जर्स के विरुद्ध 215 रनों के स्कोर को चेज किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आईपीएल के 13वें संस्करण की बात करते हैं तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल के ऊपर एक मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो आईपीएल केवी गुरुजी सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सितंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने आईसीएमआर की वैक्सीन वेब पोर्टल व नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी मुख्य रूप से, एक तो हमारा है वैक्सीन वेब पोर्टल और दूसरा आपका है नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिलहाल तो आपको यही ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि जो हमारा वैक्सीन वेब पोर्टल होगा, इसके ऊपर दुनिया भर में या फिर हमारे देश में कोविड-19 के लिए जो भी वैक्सीन डेवलप की जा रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। और दूसरा जो हमारा नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री है, यहाँ पर कोविड-19 के वह मरीज जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, यानी कि जिनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उनके डेटा को इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह भी घोषणा की गई कि वर्तमान में हम लोग अपनी जीडीपी का मात्र 1.15% खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में, जिसको बढ़ा करके 2025 तक 2.5% किए जाने की योजना है भारत सरकार की, ऐसा इन्होंने अपने भाषण में बताया है। आर्मेनिया व किस देश के बीच नारगोनो करबाख क्षेत्र को लेकर के पुनः एक संघर्ष की शुरुआत हुई है? तो ये संघर्ष हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आइए मैप में देखते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया देश हैं कहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैस्पियन सागर। आप पहुँच गए होंगे कैस्पियन सागर कहाँ पर है, और कैस्पियन सागर से लगा हुआ ये आपको एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम है अजरबैजान। तो अजरबैजान की राजधानी आपको बाकू में मिल जाएगी, और ये बगल में ही लगा हुआ देश है आर्मेनिया, जिसकी राजधानी आपको मिल जाएगी एरेवन में। अब मामला क्या हुआ था, बात है 1991 की। 1991 में जो हमारा सोवियत संघ था, यानी कि यूएसएसआर था, उसका हो गया था विघटन, और इस यूएसआर से रूस सहित कुल मिलाकर के 15 नए देश बने थे। तो इन 15 नए देशों में अजरबैजान भी एक था और एक आपका था आर्मेनिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये आप देखेंगे अजरबैजान है, और अजरबैजान में आपको एक हिस्सा यहाँ पर मिल जाएगा जिसे कहते हैं नागोर्नो कराबाख रीजन। तो इसी रीजन को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ है दोनों देशों के बीच में, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, और ये विवाद इन दोनों की स्वतंत्रता से ही लेकर के चल रहा है। यानी कि अजरबैजान ये कहता है कि ये हिस्सा हमारा है और आर्मेनिया कहता है कि ये हिस्सा हमारा है। हालांकि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये हिस्सा है अजरबैजान का ही। तो इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है, और एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर के कुछ युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए, क्योंकि आर्मेनिया ने यहाँ पर अजरबैजान के कुछ सैनिकों को मार दिया था, बाद में उन्होंने उनके हेलीकॉप्टर को मार दिया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नारगोनो कारबाख क्षेत्र है जिसको लेकर के विवाद है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। अजरबैजान की राजधानी मैंने आपको बता ही दिया, बाकू है। मुद्रा यहाँ की है मनात। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है और मुद्रा यहाँ की है ड्रम। तो राजधानी और मुद्रा आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग जान लेते हैं। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर दी टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को मनाया गया। और सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं, तो ये आपके हैं रूस के पास में। हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उद्घाटन किया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ICAR है असम वाला, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। उड़ीसा की सरकार ने जो उस राज्य के कक्षा 8 तक के छात्र हैं या फिर छात्राएं हैं, उनके लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। यानी कि यहाँ पर रेडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह इनको सिखाई जाएंगी। दिशा पटानी, तो दिशा पटानी आपको पता होगा MS धोनी वाली हैं। तो मिंत्रा ने इनको अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हालांकि मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा आडवाणी को, यानी कि प्रीति को, लेकिन दिशा पटानी को यहाँ पर ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि खुले में जो भी सिगरेट और बीड़ी के उत्पाद अभी तक बेचे जाते थे राज्य में, अब हम उन उत्पादों को अपने राज्य में प्रतिबंधित कर रहे हैं, और इस प्रकार से खुले सिगरेट और बीड़ी के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला ये हमारे देश का पहला राज्य बन गया है।
बाकी एक न्यूज आप और ध्यान रखेंगे, एक ऐप है जिसका नाम है एंट्री और ये स्थानीय भाषा सिखाती है। तो इन्होंने क्रिकेटर रॉबी उथप्पा को, पहले इनका नाम था रॉबिन उथप्पा, इस बार इन्होंने चेंज करके रॉबी कर लिया है, तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अब जाकर के आज के जो करंट अफेयर हैं वह यहाँ पर समाप्त हुए हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि मेरे पास 20 से 22 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम 15 से 16 या 17 क्वेश्चन आपको कराया करूं। कई बार आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि मैं इतने ज़्यादा प्रश्न क्यों करवा देता हूं। तो देखिए इसके पीछे का एक बहुत ही सिंपल रीजन है। अगर आपने कभी भी गौरव गर्ग सर के करंट अफेयर के वीडियो को देखा होगा तो उनके द्वारा 18 से 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब क्यों कराए जाते हैं आप इसको भी थोड़ा सा समझिए। पूरे यूट्यूब के ऊपर अगर करंट अफेयर का कोई सबसे बेस्ट टीचर है या सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है तो वह है आपके गौरव गर्ग। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 से 6 सालों से लगातार करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है और उसको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टर्म कवर करने के लिए 18 से 20 क्वेश्चन डेली कराने पड़ रहे हैं, तो बाकी जो लोग अनएक्सपीरियंस हैं उनके द्वारा अगर 10 से 12 क्वेश्चन कराए जाएंगे तो फिर आप 100% करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि अब एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वह इतना ज़्यादा आसान नहीं है। यानी कि अगर आप 10 से 12 मिनट की वीडियो या 10 से 12 क्वेश्चन देखते हैं या फिर 15 क्वेश्चन देखते हैं तो फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप करंट अफेयर में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बाकी ऑप्शन तो आपके लिए खुले हुए हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे महारथी टीचर भी हैं जिनके द्वारा आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। चलते चलते आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना था? सबसे छोटा लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन है? डेमोक्रेटिक के वैसे राष्ट्रपति के हैं जो बाइडेन, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम आपको बताना है। और प्लूटो बौने ग्रह के लिए नासा के मिशन का नाम क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।